तो दोस्तों मैं हूं गौरव और आज हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट लाइब्रेरी साइंस का लेक्चर 98। तो 97 लेक्चर्स तक मैंने अपलोड कर दिया है, वो आप देख सकते हैं। तो अगर आप DSSP लाइब्रेरियन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, KVS लाइब्रेरियन का, NVS लाइब्रेरियन का या अदर लाइब्रेरी साइंस एग्जाम्स का, तो ये सब लेक्चर्स आपको बहुत ज़्यादा काम कर आने वाले हैं। और अगर आप बैचलर्स कर रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं, PhD में रजिस्टर्ड है, तो भी हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि देखो ये सब टॉपिक्स जो है आपको बेस है एक तरह से मानो तो। यूजीसी नेट में तो काम आएगा ही, लेकिन आपको हर जगह काम आएगा। और भी हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए फ्री लेक्चर्स लाने वाले हैं, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है आर्काइव, म्यूजियम्स एंड ओरिएंटल लाइब्रेरी। तो आर्काइव्स आपको पता है, जैसे हिस्टोरिकल आर्काइव्स होता है। तो हिस्टोरिकल आर्काइव्स क्या होता है, तो उसमें जो है आपका हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स हो गए, लेटर्स हो गए, कोई और भी जैसे मैन्यूस्क्रिप्ट्स वगैरह, तो जितना भी आपका ये सबसे रिलेटेड है आपको सारे चीज़ मिल जाएंगे। फिर म्यूजियम्स क्या हो गए, तो म्यूजियम आपको पता होगा, जैसे एक तरह से रिलीजन बेस्ड म्यूजियम भी हो सकता है, जैसे इस्लामिक म्यूजियम टाइप हो सकता है, हिंदू म्यूजियम हो सकता है, डिफेंस का म्यूजियम हो सकता है। तो म्यूजियम किसी भी तरह का आप क्रिएट कर सकते हैं जिसमें उस जो सेक्टर से रिलेटेड जो है आपके डॉक्यूमेंट्स, रिसोर्सेज ये सब रख सकते हैं। और तो चलिए आगे शुरू करते हैं। तो इंट्रोडक्शन, आर्काइव्स, म्यूजियम्स एंड ओरिएंटल लाइब्रेरीज आर वाइटल इंस्टीट्यूशंस फॉर प्रिजर्विंग कल्चरल हेरिटेज एंड हिस्ट्री। जैसे आर्काइव्स के बारे में मैंने बताया कि पहले के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, ब्रिटिश टाइम के भी या उससे पहले के भी, तो ये सब को जो है आप स्टोर करके रखते हो कि आपको रिसर्च में या फिर मतलब फ्यूचर में कोई डिटेल्स चाहिए होता है, तो ये सब कल्चरल स्टडी करने के लिए ये सब में बहुत ज़रूरी पड़ता है। दीज इंस्टीट्यूशन सर्व एज रिपोजिटरीज ऑफ नॉलेज, जहाँ पे आप नॉलेज जो है वो स्टोर करके रखते हैं। तो मैं एक एग्जांपल दूंगा नालंदा यूनिवर्सिटी का। नालंदा यूनिवर्सिटी का अगर आप नाम नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए, ये बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी हुआ करता था बिहार में। नालंदा जो वहाँ का डिस्ट्रिक्ट है एंशिएंट इंडिया में मानो तो वो ऑलमोस्ट 800 ईयर्स तक चलता रहा। वो जो आपका जो नालंदा यूनिवर्सिटी था, उसमें कहते हैं कि उस टाइम में 10,000 स्कॉलर्स थे, मतलब जैसे प्रोफेसर्स, टीचर्स इस टाइप के आप कह सकते हो। और मोर देन लाख ऑफ जो स्टूडेंट्स कहते हैं, मतलब पूरा एरिया ही वो तरह से एजुकेशनल सेंटर टाइप था। और उसमें मेडिसिन से लेके एस्ट्रोनॉमी से लेके आपको मतलब हर जो फील्ड का, फिलोसफी वगैरह का भी जैसे पढ़ाई होता था, पूरे वर्ल्ड से आते थे लोग जो है वहाँ पे पढ़ाई करने के लिए। फिर एक इन्वेडर था बख्तियार खिलजी, का नाम आपने सुना होगा। बख्तियार खिलजी आया तो उसका मानना था कि इस्लाम के साथ जो है ये मतलब नॉलेज जो है, मतलब वही नालंदा यूनिवर्सिटी में जितने भी नॉलेज पढ़ाया जा रहे हैं, नॉलेज जो है वो इस्लाम के साथ कंपेटेबल नहीं है। तो उसने नालंदा यूनिवर्सिटी को तोड़ दिया, बर्बाद कर दिया, उसके लाइब्रेरीज में आग लगा दी। तो जो जितने भी रिसर्च थे 800 साल तक प्रिजर्व थे। कितने सारे मतलब जैसे एक तो राजा महाराजा आए होंगे, लेकिन किसी ने भी ऐसा नॉलेज के अगेंस्ट नहीं किया था। तो वहाँ पे जितने भी आपके साइंटिफिक से लेके मतलब इंफॉर्मेशन हो गई, मैन्यूस्क्रिप्ट्स हो गई, फिर मतलब फिलोसफिकल डिबेट से लेके जितना भी आपका था, सब लाइब्रेरी जो था नालंदा यूनिवर्सिटी का, उसको जला दिया गया था। उसका लाइब्रेरी यू विल बी सरप्राइज टू नो कि 6 महीने तक वो लाइब्रेरी जलता रह गया। तो उसमें इतने ज़्यादा मतलब स्टोर करके आपके जो नॉलेज रखे गए थे। तो इससे आपको क्या सीख मिलता है कि आपको जो है इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी भी बनाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, और उसका अलग अलग जगह स्टोर करके रखना ज़रूरी हो जाता है कि एक जगह से आपका अगर ख़त्म भी हो जाता है किसी कारणवश, नेचुरल डिजास्टर या फिर मतलब बख्तियार खिलजी जैसा कोई पागल आदमी आ जाए, तो ऐसा तो आपका नॉलेज प्रिजर्व रहता है। ऐसा नहीं है कि आपको फिर से मतलब 300-400 साल आपको फिर से स्ट्रगल करना पड़े सेम नॉलेज को डिस्कवर करने के लिए। तो चलिए, तो देखिए, तो वही कह रहे हैं, तो ये रिपोजिटरीज ऑफ नॉलेज भी होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखो, आर्टिफैक्ट्स एंड डॉक्यूमेंट दैट प्रोवाइड इंसाइट्स इनटू द पास्ट, सपोर्ट एकेडमिक रिसर्च। तो आप जब मान लो कि जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी पे ही रिसर्च करना चाहते हो, तो आप अब उस समय के कुछ अगर अवशेष बचे हों, अगर उस टाइप के कहीं पे अगर म्यूजियम में रखा हुआ हो, तो वही आपको जो है उस समय का स्टडी करने में हेल्प करेंगे। जैसे एक मैं और एग्जांपल दूंगा, जैसे आप देखे होंगे कि
एक आयरन पिलर है। आयरन पिलर कहाँ पे? तो कुतुब मीनार के पास। तो बहुत पुराना, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड आयरन पिलर है, कुतुब मीनार के बनने से भी पहले है, और उस पे आज तक रस्टिंग नहीं हुई है, जंग नहीं लगा है आज तक। तो ये सोच सकते हो कि कितना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हमारे पुराने जो पूर्वज थे वो भी अचीव किए हुए थे, लेकिन वो नॉलेज हमारे पास नहीं है। क्यों? क्योंकि वो नॉलेज अभी तक प्रिजर्व नहीं है। समझ गया? तो अगर आप उस पर रिसर्च करना चाहते हो तो आपके पास डॉक्यूमेंट्स होंगे पुराने स्टोर किए हुए, तभी तो आप रिसर्च कर पाओगे उसमें। तो इसीलिए जो है एकेडमिक रिसर्च में भी हेल्प करता है और पब्लिक का भी एडुकेशन में हेल्प करता है। तो चलिए देखते हैं आर्काइव्स किसको कहते हैं। तो आर्काइव्स जैसे मैंने बताया कि पुराने जो डॉक्यूमेंट्स हो गए, रिकॉर्ड्स हो गए, जिसको आप स्टोर करके रखते हो, प्रिजर्व करके रखते हो, तो वो ये हिस्ट्री से रिलेटेड है। ऐसे याद कर लो तो आप कॉमन सेंस से भी बता सकते हो। हिस्टोरिकल आर्काइव्स जैसे होते हैं, तो मान लो कि जैसे मुगल के टाइम के हो गए, पाल जैसे वंश थे उस समय के हो गए, या फिर जो मौर्य वंश हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, ये सब टाइप के जैसा टाइम के, तो ये सब के आप आर्काइव्स में जाके देख सकते हैं। जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सब आपको मिल सकता है। तो ये सब आपको रिसर्च वगैरह में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। आप देखो डेफिनेशन देखते हैं। आर्काइव्स आर कलेक्शंस ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स दैट आर प्रिजर्व्ड फॉर देयर लॉन्ग टर्म वैल्यू। कि लॉन्ग टर्म वैल्यू के लिए आप प्रिजर्व करके रखे हो। दीज कैन इंक्लूड मैन्यूस्क्रिप्ट्स, लेटर्स, रिपोर्ट्स, फोटोग्राफ्स, ऑडियो एंड वीडियो रिकॉर्डिंग्स एंड अदर मटेरियल। तो ये किसी भी तरह का हो सकता है। मैं एक एग्जांपल दूंगा, जैसे फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है देहरादून में, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये लगभग 1920s का बना हुआ है, उस मतलब अंग्रेज के टाइम का। अब देखोगे कि यहाँ पे एक फ़ोटो गैलरी है, फ़ोटो गैलरी है। फ़ोटो गैलरी में आपको उस टाइम के ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो, देहरादून में भी एक टाइम में स्नोफॉल होता था, उस टाइम का फ़ोटो, तो बहुत सारे मतलब हिस्टोरिकल फ़ोटोज एक जो एक फ़ोटो गैलरी बना हुआ है, उसमें आप जाओगे तो देखोगे तो उससे आपको बहुत चीज़ सीखने को मिलेगा, है ना। तो ये सब इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो उसमें आपके जो आर्काइव्स हुए, तो उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि बुक्स, मैन्यूस्क्रिप्ट्स वगैरह ही हो, उसमें आपका वीडियो रिकॉर्डिंग या फिर ऑडियो, विजुअल, फोटोग्राफ्स, ये सब आ सकता है आर्काइव्स में। जो बस ये मान लो कि वो हिस्टोरिकल आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स हैं सारे आर्काइव में आ जाते हैं, कि जो इसको प्रिजर्व करके रखा हुआ रहता है आदमी। द प्राइमरी पर्पस ऑफ एन आर्काइव इज टू प्रिजर्व द डॉक्यूमेंट्री हेरिटेज ऑफ इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशंस एंड गवर्नमेंट्स। समझ गए? अब देखो टाइप्स ऑफ आर्काइव, तो पब्लिक आर्काइव, तो जो एक पब्लिक आर्काइव होती है उसे गवर्नमेंट मैनेज करती है, जो एक तरह से ऑफिशियल रिकॉर्ड्स जितने भी हो गए वो सबको जब मैनेज किया जाता है। तो ब्रिटिश टाइम के भी आप देखोगे द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, तो वो सारे आपके आर्काइव्स में स्टोर किए रहते हैं। पुराने टाइप जैसे टाइम के मैप हो गए हैं, बहुत चीज़ें हैं। देखो तो पब्लिक आर्काइव समझ गए, जो गवर्नमेंट एजेंसीज कंट्रोल करती है, जिसको मैनेज बाई गवर्नमेंट एजेंसी टू प्रिजर्व ऑफिशियल रिकॉर्ड। समझ गए? प्राइवेट आर्काइव सुन के ही लग रहा है कि आपका प्राइवेट प्रॉपर्टी होगा, तो कोई अगर आदमी खुद से ऐसा मतलब डॉक्यूमेंट्स को एक जगह इकट्ठा कर करके बनाता है तो वो भी एक आर्काइव ही हुआ। मेंटेन बाई इंडिविजुअल्स, फैमिलीज और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, तो वो सब प्राइवेट आर्काइव्स में आ जाते हैं। इंस्टीट्यूशनल आर्काइव्स, तो एज एन इंस्टीट्यूशन कोई ऐसे रखा है, तो जैसे मैंने FRI का एग्जांपल दिया था, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो वहाँ पे आपको हिस्टोरिकल आर्काइव्स इस टाइप के मिल जाएंगे। फाउंड्स इन यूनिवर्सिटी, लाइब्रेरीज एंड बिजनेसेस टू प्रिजर्व इंस्टीट्यूशनल हिस्ट्री। समझ गया? अब देखो स्पेशल कलेक्शन, द आर्काइव्स फोकसिंग ऑन स्पेसिफिक थीम्स और सब्जेक्ट्स सच एज लिटरेरी आर्काइव्स हो गया, जिसमें जैसे या फिर मान लो कि किसी लैंग्वेज से रिलेटेड है, जैसे पाली लैंग्वेज बिहार में पहले यूज होता था, जिसमें जो एक तरह से गौतम बुद्ध भी वो लैंग्वेज यूज कर चुके हैं। तो अगर पाली लिटरेचर से रिलेटेड आपका आर्काइव है, जो अब लैंग्वेज मोस्टली विलुप्त हो चुका है, तो फिर मतलब उसका भी आर्काइव हो सकता है। समझ गए? तो वो स्पेशल कलेक्शंस में आएंगे। अब देखो फंक्शंस ऑफ आर्काइव्स क्या क्या हो गया। तो आर्काइव्स आप ऐसे क्रिएट किए हैं, तो एक तरह से बेसिक फंक्शन आप कॉमन सेंस से भी बता सकते हैं कि प्रिजर्वेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स होगा। देखो इंश्योरिंग द लॉन्ग टर्म सर्वाइवल ऑफ रिकॉर्ड्स, तो जैसे मैंने नालंदा यूनिवर्सिटी का आपको एग्जाम्पल दिया था, तो वही उससे यही सीखने को मिलता है कि आपको जो आपका नॉलेज है उसको आप ऐसे स्टोर करके रखो कि वो लॉन्ग टर्म तक स्टोर रहे। ऐसा नहीं कि एक बार आग लगा और पूरा का पूरा मतलब डॉक्यूमेंट्स का है। तो आपको आर्काइव्स का जो सिस्टम है वो डिज़ाइन भी ऐसा करना होगा कि वो सच में जो है प्रिजर्व रह सके।
ऑर्गेनाइजिंग मतलब ऑर्गेनाइजेशन। तो आर्काइव्स जो है सो आप ऑर्गेनाइज करोगे तभी वो जो है एसेसल भी मतलब एसेसेबल भी होगा। अब मान लो कि आप जितने भी आर्काइव्स हैं आपके हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स हैं सबको एक हॉल में, मान लो कि दिल्ली में जो है किसी बिल्डिंग में हॉल बना के और उसमें जैसे कि पैक करके रख दिया जाए तो उसका क्या फ़ायदा हुआ उस आर्काइव्स का कोई यूज ही नहीं हो रहा है ना। तो आपका जो है हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स को एक तरह से ऑर्गेनाइज करने में भी आर्काइव्स हेल्प करता है कि जिससे वो है बाद में किसी को ज़रूरत हो तो उससे इंफॉर्मेशन ले सके। तो वही है ऑर्गेनाइजेशन, अरेंजिंग एंड डिस्क्राइबिंग रिकॉर्ड टू मेक देम एसेसेबल। समझ गए। एक्सेस, तो आप आर्काइव्स बना के जो है पब्लिक एक्सेस भी क्रिएट कर सकते हैं। प्रोवाइडिंग पब्लिक और रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू रिकॉर्ड्स, आप बहुत जगह देखोगे कि लाइब्रेरी में आर्काइव्स वाला जो सेक्शन होता है उसमें जैसे मतलब ताला लगा होता है कि कोई डॉक्यूमेंट गायब ना हो जाए, और जब ज़रूरत पड़ता है आप जब लाइब्रेरियन को बोलोगे तो वो चाबी से आपको खोल के वो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराएंगे। समझ गए। तो वो बहुत बार ज़्यादा पब्लिकली एक्सेसिबल भी हो सकता है, बहुत बार रेस्ट्रिक्टेड भी हो सकता है। समझ गए। अब देखो रेफरेंस सर्विसेज, तो आपका जो है असिस्टिंग रिसर्चर्स इन लोकेटिंग एंड यूजिंग आर्काइवल मटेरियल। तो आर्काइव्स जो भी है तो उसमें कोई आपका यूजर आता है तो उसको जो है आप ऐसे मतलब बता सकते हैं कि ये वाला डॉक्यूमेंट यहाँ है और उसे प्रोवाइड करा सकते हैं। तो आर्काइव्स जो है रेफरेंस सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। समझ गए। अब देखो कंपोनेंट्स ऑफ एन आर्काइवल सिस्टम, तो आर्काइवल सिस्टम हुआ, आर्काइवल सिस्टम क्या हुआ, तो वो प्रोसेस जिसे पूरा प्रिजर्व करके रखा जा रहा है वो पूरा सिस्टम को ही आर्काइवल सिस्टम आप बोलोगे। तो देखो एक्विजिशन, तो फर्स्ट स्टेप में जो है तो एक्विजिशन ही आता है कि आपको रिकॉर्ड पता होना चाहिए कितना पुराना है कब का है, और उसको जो है आप रिकॉर्ड को प्रिजर्व करोगे। तो द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ऑप्टेटिंग मतलब ऑप्टेनिंग रिकॉर्ड्स को एक्विजिशन कहते हैं। और एक्विजिशन ये याद कर लो, एक बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में कि सबसे पहले जो कोई डॉक्यूमेंट आता है लाइब्रेरी में तो वो कहाँ नोट किया जाता है, तो सबसे फर्स्ट स्टेप एक्विजिशन ही है। तो इसका जो है एक्विजिशन रजिस्टर जो होता है उसमें नोट किया जाता है। समझ गए। फिर अप्रेजल, डिटर्मिनिंग द वैल्यू एंड रेलेवेंस ऑफ रिकॉर्ड, तो कोई रिकॉर्ड जो है कि बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हो सकता है ना, कोई रिकॉर्ड जो है उतना इम्पॉर्टेंट नहीं हो सकता है, तो आपको उस हिसाब से जो है आपको रिकॉर्ड को प्रोटेक्शन और प्रिजर्वेशन देना पड़ेगा। और देखो अरेंजमेंट एंड डिस्क्रिप्शन, ऑर्गेनाइजिंग रिकॉर्ड्स एंड क्रिएटिंग फाइंडिंग एड्स। समझ गए। जैसे कि प्रिजर्वेशन इनके में आ जाता है। इम्प्लीमेंटिंग मेजर्स टू प्रोटेक्ट रिकॉर्ड्स फ्रॉम डिटोरिएशन, तो डिटोरिएशन में आपका मान लो कि अगर डिजिटल रिकॉर्ड है तो डिजिटल रिकॉर्ड में आप क्या करोगे, तो उसको जो है आपको अलग अलग जगह कॉपी करना पड़ेगा। फिर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है वैसे वैसे टेक्नोलॉजिकली आपको वो रिकॉर्ड को ट्रांसफ़र करते रहना पड़ेगा कि वो मतलब ख़त्म ही ना हो जाए। मानो कि पहले कोई जैसे सॉन्ग है, अगर मान लो मतलब किशोर कुमार का बहुत पुराना कोई सॉन्ग है, वो पहले फ्लॉपी डिस्क में अगर स्टोर है तो फ्लॉपी डिस्क एक टाइम बाद तो आप मतलब सब जान रहे हैं कि मतलब एक्सटिंक्ट टाइप हो गया, आप कोई यूज ही नहीं करता है, तो उसको सीडी में ट्रांसफ़र किया गया होगा। फिर सीडी यूज होना बंद हो गया होगा, उसका मतलब डेटा कैपेसिटी कम था, फिर डीवीडी में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। फिर डीवीडी भी धीरे धीरे अब देख रहे हैं कि विलुप्त होते जा रहा है, तो क्या करोगे आप, जैसे क्लाउड बेस्ड सर्वर्स जो हो गया उसमें आप जैसे ट्रांसफ़र कर लोगे। क्लाउड बेस्ड सर्वर्स जो कि और मतलब ऐसा क्लाउड बेस्ड सर्वर जिसका 3-4 जगह स्टोर किया हुआ हो, एक जगह से आपका अगर हट भी जाए तो दूसरे जगह जो है वो स्टोर मिल जाए। समझ गए। अब देखो एक्सेस एंड रेफरेंस, फैसिलिटेटिंग यूज ऑफ रिकॉर्ड्स बाय रिसर्चर्स, ये अंडरस्टूड है। अब देखो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड डेट्स, देखो जब द नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया जो है NAI जिसको कहते हैं वो 1891 में इस्टेब्लिश हुआ था एज द इम्पेरियल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इम्पेरियल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट जो है IRD के नाम से पहले इस्टेब्लिश किया गया था। अब उसके बाद जो है अब नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया उसको कहते हैं। समझ गए। अब देखो द नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली एंड सर्व्स एज द ऑफिशियल रिपोजिटरी फॉर द रिकॉर्ड्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। समझ गया। तो देखो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ये क्वेश्चन को घुमा के पूछ सकता है कि
विच इज कॉल्ड एज द ऑफिशियल रिपोजिटरी ऑफ द रिकॉर्ड्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। GOI जो होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिशियल रिपोजिटरी जहाँ पे स्टोर होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया कहते हैं। कहाँ है वो, तो दिल्ली में। कब बना था, तो 1891 में। 1891 में क्या नाम था उसका, तो वो था आपका इम्पेरियल रिकॉर्ड्स डिपार्टमेंट। इम्पेरियल मतलब क्या होता है, जहाँ पे किंगशिप होती है, जो इम्पेरियल मतलब ब्रिटिश क्राउन के अंदर जो था वो, समझ गए, किंग हेड जो होगा। तो अब देखो म्यूजियम्स, तो म्यूजियम आपको पता है कि जो भी, तो उसमें तो आर्काइव समझ गए। म्यूजियम में क्या होगा, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट स्टोर होगा, कोई भी जैसे पुराना ऑब्जेक्ट हो सकता है। कितने मॉडर्न म्यूजियम्स भी बन रहे हैं, है ना, जिसमें आपके मॉडर्न आर्ट हो गए, वो सब भी स्टोर हो सकते हैं। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि कोई म्यूजियम है तो उसमें पुराने ज़माने का ही आर्ट स्टोर होगा। ये बहुत बड़ी गलती करते हैं बहुत लोग। देखो, वो केवल म्यूजियम का मीनिंग हुआ जो किसी भी ऑब्जेक्ट को पहले कलेक्ट करेगा, फिर प्रिजर्व करेगा, फिर इंटरप्रेट करेगा कि वो किस बारे में है, और उसके बाद जो है डिस्प्ले किया जा सकता है कि वो हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट है या फिर मतलब कल्चरली सिग्निफिकेंट है या साइंटिफिक उसका सिग्निफिकेंट है। समझ गए। अब देखो, कोई अगर म्यूजियम बना देता है इंटरनल कंबसन इंजन्स का, जो मतलब इंजन कैसे कैसे जैसे डेवलप हुआ है इंजन टेक्नोलॉजी लॉन्ग टर्म में। पहले स्टीम इंजन आया, फिर जो है अब कि मतलब इंटरनल कंबसन इंजन, फिर उसमें कितना स्ट्रोक का मतलब इंजन आया। तो ये सब जो है आप, तो वैसा भी म्यूजियम आप डिजाइन कर सकते हैं। तो वो किसी जो है मतलब क्या हो गया, तो वो साइंटिफिक सिग्निफिकेंस का म्यूजियम हो जाएगा। तो देखो डेफिनेशन, अ म्यूजियम इज एन इंस्टीट्यूशन है दैट कलेक्ट्स, प्रिजर्व्स, इंटरप्रेट्स एंड डिस्प्लेज ऑब्जेक्ट्स ऑफ हिस्टोरिकल, कल्चरल और साइंटिफिक सिग्निफिकेंस। आ गया समझ में। म्यूजियम सर्व्स एज एजुकेशनल एंड कल्चरल रिसोर्स फॉर द पब्लिक। समझ गए। तो जैसे मैंने बताया कि अगर कोई IC जो हो गया इंटरनल कंबसन इंजन, इसका कोई फ्यूचर में म्यूजियम बना देता है जिसमें हर तरह के जो जो एडवांसमेंट्स हुए वो सारा दिखाया जाए, तो वो भी तो आपका एक तरह से जैसे एडुकेशनल रिसोर्स हो गया, वो आपको एडुकेशन में एडुकेट करने में सोसाइटी को हेल्प करेगा। अब देखो टाइप्स ऑफ म्यूजियम, तो कितने टाइप का म्यूजियम होता है। तो आर्ट्स म्यूजियम, तो वो आपका विजुअल आर्ट्स जो हो गया उस पर फोकस करता है। देखो फोकस है जो विजुअल आर्ट कलेक्शन, जो मतलब देख सकते हो आप, तो वो उसको आर्ट्स म्यूजियम कहा गया। अब देखो हिस्ट्री म्यूजियम प्रिजर्व्स एंड डिस्प्लेज आर्टिफैक्ट्स रिलेटेड टू द हिस्टोरिकल इवेंट्स। जो मान लो कि अगर जलियांवाला बाग जैसे एक तो मैसेकर हुआ था, तो अब जलियांवाला बाग मैसेकर का अगर मान लो कि पेंटिंग्स उस समय कितनी बनी थी, तो वो सब के जो उस समय बहुत ज़्यादा पॉपुलर पेंटिंग हुआ होगा, तो वो सब आप म्यूजियम में रख सकते हैं, है ना। तो वहाँ पे आपका हिस्टोरिकल इवेंट्स को दिखाएगा वो हिस्ट्री म्यूजियम में। साइंस म्यूजियम आप देखे भी होंगे, दिल्ली में जाओगे, पटना में जाओगे, बहुत जगह साइंस सेंटर्स है, तो वो भी एक तरह से साइंस म्यूजियम ही है। तो वहाँ पे आपको टेक्नोलॉजी दिखाया जाएगा और जो मतलब साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो सब भी उसमें रखा जा सकता है, जिससे आप इंस्पायर हो सकते हैं। देखो, तो फीचर्स एग्जिबिट्स ऑन साइंटिफिक टॉपिक्स एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। समझ गए। अब देखो नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम, तो फोकस ऑन नेचुरल हिस्ट्री इंक्लूडिंग फॉसिल्स, मिनरल्स एंड वाइल्ड लाइफ। तो जैसे एक तरह से पैलियोंटोलॉजी हो गया, तो ये सब जैसे स्टडी ऑफ जब फॉसिल्स हो गया, तो ये सब जो है आपका जो क्या हो जाएगा, तो नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम हो जाएगा। मान लो कि डायनासोर्स के बारे में आप म्यूजियम बना रहे हो, तो वो आपका स्पेशलाइज्ड म्यूजियम में भी हो सकता है, उसका नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम में भी हो सकता है। नेचुरल हिस्ट्री क्या हुआ, जो आप नेचर जो है प्रकृति, उसका हिस्ट्री म्यूजियम। तो कितने सारे विलुप्त हो गए हैं, कितने सारे जानवर, तो वो सब के भी उसमें जो बारे में हो सकता है। समझ गए। तो कोई स्पेशलाइज्ड म्यूजियम कंसंट्रेट्स ऑन स्पेसिफिक सब्जेक्ट सच एज एविएशन, मैरीटाइम हिस्ट्री और अ पार्टिकुलर इंडस्ट्री। जैसे मैं बता रहा था इंटरनल कंबशन इंजन के बारे में, तो ये सब आपका स्पेशलाइज्ड म्यूजियम्स में आ गया। अब देखो फंक्शंस ऑफ म्यूजियम्स में क्या क्या आ जाता है, तो म्यूजियम क्या क्या फंक्शन कर सकता है, करता है सोसाइटी में। तो आप देखो कलेक्शन, तो आपका जो भी सिग्निफिकेंट ऑब्जेक्ट्स है तो उसको कलेक्ट करके एक जगह रखेगा, तो वो समझ गया। फिर प्रिजर्वेशन, तो उसे प्रिजर्व करके रखेगा। रिसर्च,
तो अब जो है, अब मतलब उस टाइप के जो मतलब आर्टिकल्स होंगे, ऑब्जेक्ट्स होंगे, तो उस पर रिसर्च किया जा सकता है, स्कॉलरली रिसर्च की, उसको किस समय के हैं, उससे क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं, किस लिए यूज होता रहा होगा, है ना। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि एक डांसिंग गर्ल का स्टैचू है, वो कब का है, तो वो आपका जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था उस समय का, तो वो ब्रॉन्ज का स्टैचू है। तो वो देखोगे कि तो डांसिंग गर्ल का, तो वो अगर मान लो कि 3000 साल से 4000 साल ओल्ड है, अगर मान लो, मैं हाइपोथेटिकली बता रहा हूँ, मैं एग्जैक्टली मतलब डेट याद करके नहीं रखा हूँ, मतलब हो सकता है उससे भी पुराना हो। और वो देखो कार्बन डेटिंग वगैरह से सब जैसे पता लगाया जाता है, तो उसमें भी कितना बार सही नहीं होता है एग्जैक्टली, क्योंकि मैंने खुद देखा है कि रिपोर्ट्स कभी सेम चीज़ का आपको 3000 साल जैसे तो पुराना बोला जाएगा, फिर कभी जो कोई मतलब मान लो जैसे रॉक पेंटिंग है, तो कभी कहा जाएगा कि ये 3000 ईयर्स ओल्ड हो सकता है, कभी लोग कहेंगे कि नहीं, फिर से मतलब रिसर्च हुआ तो पता चला कि 10,000 साल पुराना है, फिर कभी कोई रिसर्च करके कहेगा कि 20,000 साल पुराना है। तो यू कैन इमेजिन कि इसमें भी जो है वेरिएशंस हो सकते हैं, लेकिन इससे सोचो कि कितना फ़ायदा होगा, है ना। तो जैसे डांसिंग गर्ल का हुआ, तो उससे आपको कितना मतलब जैसे सीखने को मिल सकता है कि अच्छा उस समय ये एलॉय यूज किया जाता था। अगर शिल्पकारी इस लेवल तक का डेवलप हुआ है, इसका मतलब टूल्स भी वैसा रहा होगा, तभी तो जो एक तरह से ऐसे मतलब एलॉय बना पाते होंगे। और एलॉय बन रहा है, इसका मतलब उस समय भी इंजीनियरिंग इक्विवेलेंट टाइप लोग रहे होंगे जो अंडरस्टैंड करते रहे होंगे कि जैसे मेटल्स कैसे मिक्स होते हैं, कैसे हीट होने पे उसके अपने जैसे प्रॉपर्टी चेंज करते हैं, ये सब। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये सब आप सीख सकते हैं उससे और उनके बारे में जान सकते हैं। अब देखो एग्जीबिशन तो दिखाने में यूज होता है ना, कि आपका जो एक तरह से पब्लिक एडुकेशन के लिए कि हिस्टोरिकल कोई जैसे म्यूजियम है तो उसको आप देख सकते हैं, या फिर साइंस म्यूजियम है तो उसमें स्कूल्स वगैरह भी जैसे विजिट करते हैं, स्कूल्स के स्टूडेंट हो गए, कॉमन पीपल, उन्हें बहुत चीज़ सीखने को मिलता है, साइंस के एक्सपेरिमेंट्स वगैरह हो गए, जिससे उन्हें उत्सुकता बढ़ सकती है उस फील्ड में। अब देखो एडुकेशन, तो आपको जो एक तरह से प्रोग्राम्स और रिसोर्सेज जो है उससे जनरल पब्लिक भी एडुकेटेड होती है। अब देखो कंपोनेंट्स ऑफ ए म्यूजियम, क्या क्या कंपोनेंट्स है म्यूजियम का। तो म्यूजियम के क्या क्या कंपोनेंट्स हुए, इसका मीनिंग ये हुआ कि आप म्यूजियम, अगर आपको म्यूजियम का लाइब्रेरी मतलब म्यूजियम का हेड बना दिया जाए मानो, तो ये सब चीज़ आपको मैनेज करना पड़ेगा वहाँ। मतलब इतने चीज़ हैं जो म्यूजियम में एग्जिस्ट करते हैं, जो आपको हैंडल करने पड़ेंगे। तो जैसे कलेक्शन मैनेजमेंट, तो क्या है ये, तो आप कोई मतलब चीज़ ऐसा मिलता है खुदाई वगैरह में कहीं पे मान लो, तो उसको आप एक्वायर करेंगे, फिर डॉक्यूमेंट करेंगे, और फिर जैसे समझ रहे हो उसके बाद जैसे डिस्प्ले में रखा जाएगा। तो देखो, तो द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग, डॉक्यूमेंटिंग एंड केयरिंग फॉर ऑब्जेक्ट, तो ये आपका कलेक्शन मैनेजमेंट में आ जाता है। कंजर्वेशन, तो टेक्निक्स एंड प्रैक्टिसेस टू मेंटेन एंड रिस्टोर ऑब्जेक्ट। देखो ये सुनने में कंजर्वेशन ईजी लग रहा है, लेकिन आप देखोगे कि मान लो जैसे ताजमहल हुआ, मैं सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, तो ताजमहल देखोगे कि अगर मान लो येलोइश हो रहा है धीरे 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 जैसे पॉल्यूशन के कारण, या फिर अगर कहीं पे कुछ जैसे मरम्मत की ज़रूरत वगैरह हो, तो वो सबको आज के टेक्नोलॉजी से जो है ना नहीं उसको छेड़छाड़ किया जा सकता है, मतलब किया जाता है, क्योंकि दिक्कत हो सकता है। तो उसको बहुत बार देखोगे तो जैसे मिट्टी का लेप हो गया, या फिर कोई मतलब स्पेशलाइज चीज़ है, उससे उसको प्रिजर्व किया जाता है, कंजर्व किया जाता है। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि स्पेशलाइज जो है आपको प्रोटेक्शन देने का ज़रूरत पड़ सकता है उसको कंजर्व करने के लिए, समझ गए। तो वही है कंजर्वेशन में भी म्यूजियम्स में टेक्निक्स एंड प्रैक्टिसेस टू मेंटेन एंड रिस्टोर ऑब्जेक्ट्स, समझ गए। अब देखो एग्जीबिशन डिजाइन, तो क्रिएटिंग एंगेजिंग डिस्प्लेज एंड एग्जिबिट्स, तो आपको इतना कम से कम देखने में सुंदर लगना चाहिए, तभी तो लोग देखने आएंगे। ऐसा आप अगर डल म्यूजियम बिल्कुल बना देते हो कि जिसमें कोई इंटरेस्टिंग, घुसने में कुछ अच्छा लगे ही नहीं, तो कोई आएगा भी नहीं, है ना। तो वही एग्जीबिशन डिज़ाइन जो है वो भी म्यूजियम का बहुत इंपॉर्टेंट जो है कंपोनेंट हो जाता है। अब देखो पब्लिक प्रोग्राम्स, तो एजुकेशनल एक्टिविटीज़ एंड इवेंट्स फॉर वेरियस ऑडियंसेज। अब मान लो कि आपका जैसे म्यूजियम का जैसे सालगिरह है, मान लो कि आपको म्यूजियम खोले हुए 5 ईयर्स हो जाता है, तो 5 ईयर्स पे आप कोई ऐसा जैसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करा सकते हैं जिसमें बिल्कुल फ्री में जो है सारे स्टूडेंट्स को इनवाइट कर सकते हैं, जिसमें आप जैसे गेस्ट लेक्चर्स हो गया या एक्सपेरिमेंट्स हो गया, ये सब ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं, जिससे आपका व्यूवरशिप बढ़ सकता है।
अब देखो विजिटर सर्विसेज तो प्रोवाइडिंग अ पॉजिटिव एक्सपीरियंस फॉर म्यूजुअल जो एक तरह से म्यूजियम विजिटर्स। तो कैसे होगा, तो आप जो है एक्सप्लेन करने के लिए पीपल रख सकते हैं जो उन्हें एक्सप्लेन करते जाएगा, है ना। तो ये सब मैं बस तो बता रहा हूँ, आप भी एग्जांपल्स यूज कर सकते हैं, खुद से भी सोच सकते हैं, समझ गए। अब देखो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड डेट्स। तो इंडियन म्यूजियम इन कोलकाता जो है ये 1814 में इस्टेब्लिश हुआ था। ये तो ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट म्यूजियम्स इन इंडिया। तो इंडियन म्यूजियम जो है कोलकाता का, आप देखोगे बहुत सुंदर है, मैं भी गया हूँ। तो वो 1814 में इस्टेब्लिश हुआ था, याद कर लो। अब नेशनल म्यूजियम इन न्यू दिल्ली वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1949 एंड हाउसेज अ वास्ट कलेक्शन ऑफ आर्टिफैक्ट्स अक्रॉस इंडिया, समझ गया। तो दोनों डेट याद रख लेना। 1814 में इंडियन म्यूजियम जो है कोलकाता में वो इस्टेब्लिश किया गया था, और ये ओल्डेस्ट म्यूजियम है इंडिया का। और नेशनल म्यूजियम जो है वो 1949 में इस्टेब्लिश हुआ था। अब देखो ओरिएंटल लाइब्रेरी किसको कहते हैं। तो ये आपका जो एक तरह से मैन्युस्क्रिप्ट्स हो गया, फिर बुक्स हो गया, जो पुराने मतलब टाइप का मतलब जो एक तरह से मतलब टाइम का है, उसको आप प्रिजर्व कर रहे हो, तो वो ओरिएंटल लाइब्रेरीज कहते हैं। जैसे मान लो कि एक जैसे पटना में लाइब्रेरी है, खुदा बख्श लाइब्रेरी, है ना, बहुत बार एग्जाम में आता भी है खुदा बख्श लाइब्रेरी जो है। तो ये आपका लाइब्रेरी जो है ना, सो इस्लामिक लिटरेचर जो हो गया उससे रिलेटेड है, समझ गए। तो ये तो इस टाइप के आप लाइब्रेरीज को जो है ओरिएंटल लाइब्रेरीज कह सकते हैं। आ गया होगा आपको समझ में। देखो डेफिनेशन देखो, ओरिएंटल लाइब्रेरीज आर स्पेशलाइज्ड लाइब्रेरी फोकसिंग ऑन द कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स, बुक्स एंड अदर मटेरियल्स रिलेटेड टू द कल्चर, लैंग्वेज एंड हिस्ट्रीज ऑफ एशिया, पार्टिकुलरली द इंडियन सब कंटिनेंट, समझ गए। तो उसे ओरिएंटल लाइब्रेरी कहते हैं। अब देखो जैसे टाइप्स ऑफ ओरिएंटल लाइब्रेरीज में क्या क्या आ जाएगा। तो जैसे मैन्युस्क्रिप्ट्स लाइब्रेरी, तो मैन्युस्क्रिप्ट्स जो पुराने ज़माने में जो लिखा गया था, देखो जैसे आप पहाड़ों पे जाओगे तो देखोगे कि ऑलमोस्ट 3300 से 3500 मीटर के ऊंचाई तक आप चढ़ते जाओगे, तो लास्ट में मतलब सारे पेड़ ख़त्म हो जाते हैं, तब तक आपको जो एक तरह से मतलब ट्री लाइन ख़त्म हो जाता है, और उसके बाद केवल जो है बचता है। तो जैसे मतलब कुछ कुछ पेड़ ही बचते हैं, जिसमें एक भोजपत्र का भी पेड़ होता है। भोजपत्र का जैसे ये मान लो कि पेड़ है, तो यहाँ से जो है ना, ये जो बार्क जो हुआ छाल, ये छाल को आप ऐसे जैसे एक तरह से निकालोगे, तो वो छाल जो है एक तरह से पेपर जैसा निकल जाता है। तो ये पेपर जैसा निकल जाता है, तो इस तरह में भी इसमें राइटिंग की जाती थी, पहले लिखा जाता था पुराने ज़माने में, जब पेपर का जब तक आविष्कार नहीं हुआ था, जैसे भोजपत्र पे। तो एक टाइम था जब पूरा एंशिएंट इंडिया में जब नॉलेज ट्रांसफ़र करना था फ्रॉम वन जनरेशन टू जैसे अनदर, तो क्या करते थे, तो वर्बली ट्रांसफ़र करते थे। तो आप देखते होंगे कि इस कारण से भी जो है हमारे जितने भी जैसे पुराने टाइम के नॉलेज है वो श्लोकाज में लिखे हुए हैं, कि श्लोक के फॉर्म में, कि उसको याद करना इजी होगा, क्योंकि बहुत बार जैसे एक तरह से राइमिंग वर्ड्स होता है ना, तो उससे भी याद हो सकता है, या फिर श्लोक के क्रम में आपको याद भी होता है। कुछ भी अगर जैसे पोएम की तरह याद करो इस तरह से, तो वो लॉन्ग टाइम तक आपको याद रह सकता है। तो जब तक आपका राइटिंग का आविष्कार नहीं हुआ था, क्योंकि जैसे एक तरह से प्रिजर्व नहीं कर सकते हो ना, अगर सही से नहीं कोई चीज़ अगर लिखा हुआ है इस टाइप से, दिमाग खा जाते हैं। फिर जैसे एक तरह से आंधी आ गई, बरसात आ गया, भूकंप आ गया, ये सब में दब के ख़त्म हो गया। तो ये सब के कारण से जो है आपका जैसे मैन्युस्क्रिप्ट्स जो थे वो जैसे लिखे गए, और जिसको प्रिजर्व करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि दे शो योर रियल कल्चर ऑफ हु यू आर, फ्रॉम वेयर यू कम फ्रॉम, समझ रहे हो आप। अब देखो कितना भी लोग कह ले कि हाँ मॉडर्न बनो, ये बनो, वो बनो, देखो दूसरे देश में चाइना ख़त्म कर दिया अपना जैसे सब कुछ जो एक तरह से रिलीजन से रिलेटेड, कल्चर से रिलेटेड। लेकिन अगर आप देखोगे कि जब लॉन्ग टर्म में जो देखोगे ना, कि आपका कल्चर इज ओनली थिंग दैट मैटर्स। ठीक है, आप एडवांसमेंट कर जाओगे, साइंस में खूब एडवांस कर गए, सारे के पास जो एक तरह से रॉकेट टेक्नोलॉजी आ गया, सब जैसे सारा चीज़ सबका जैसे फुलफिल्ड है, सबके घर में वॉशिंग मशीन है, सबको खाना मिल रहा है, कोई सबको मेडिसिन मिल रहा है, तो आप किस बात पे फिर जैसे डिफ्रेंशिएट करोगे। कोई आपके यहाँ आएगा तो उसको मतलब क्या दिखाओगे, कि आपका कोई मतलब कल्चर में जैसे डांस हो गया, म्यूजिक हो गया, यही सब तो चीज़ है ना जो हज़ारों साल से चली आ रही है, जो आपको रिप्रेजेंट करता है। यस, साइंस इज इम्पॉर्टेंट बट कल्चर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि
जैसे यू आर पार्ट ऑफ द हिस्ट्री एंड यू आर हिस्ट्री, क्योंकि एक टाइम बाद आप भी जैसे मर जाओगे तो आपका जो जो भी लिखा हुआ चीज़ है, जो भी आपका लैंग्वेज है, जो भी आपका थॉट्स है, वही तो एक तरह से फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर पास होता है ना। एक चीज़ आप और देखोगे कि जैसे इंडिया में जो है सो धीरे धीरे मतलब जैसे ज्वाइंट फैमिली से लोग न्यूक्लियर फैमिली की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इसका कितना दिक्कत हो रहा है आप देख रहे होंगे कि जैसे किसी का जैसे घर में जब बच्चा हुआ तो उसके बाद जब जो एक तरह से बच्चा हुआ तो वाइफ भी जॉब कर रही है, हस्बैंड भी जॉब कर रहा है, उसके बाद कोई बच्चा को संभालने के लिए ही नहीं है। फिर जैसे एक तरह मेड आ रही है आपके यहाँ, तो उसको जैसे कल्चरली आप रिच भी नहीं जैसे बना पाओगे, क्योंकि जैसे दादा दादी लोग जो होते थे, नाना नानी लोग हो गए, वो लोग जो है बच्चे को बहुत चीज़ हिस्टोरिकल चीज़ और एक्सपीरियंसेस के अनुसार सिखाते थे, गाइड करना, कपड़ा पहनना से लेके बोलना, फिर मतलब जैसे एक तरह से लोकोक्ति हो गया, आपके सोसाइटी में क्या बोला जा रहा है, फिर जैसे फ्रेज वगैरह हो गया, तो ये सारा चीज़ आपके कल्चर में आ जाता है। डांस हो गया, म्यूजिक आ गया, खाना हो गया, सब चीज़। तो वैसे ही जो है तो ये सब जो ओरिएंटल लाइब्रेरी में देखो तो मैन्युस्क्रिप्ट्स का लाइब्रेरी होता है। तो ये क्या करता है, तो स्पेशलाइजेज इन कलेक्टिंग एंड प्रिजर्विंग एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट, समझ गए। यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज, एकेडमिक लाइब्रेरीज विद स्ट्रॉन्ग कलेक्शन इन ओरिएंटल स्टडी। तो ऐसा भी मान लो, मैं ऐसे बस एग्जांपल दे रहा हूँ, अब वहाँ है कि नहीं है हाइपोथेटिकली बस एज्यूम कर लो। मान लो जैसे जामिया मिलिया इस्लामिया है या फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अगर ऐसा जैसे कोशिश करता है कि जितने भी जैसे पर्शियन लिटरेचर हो गए या फिर उर्दू के जैसे लिटरेचर थे, तो फिर वो सबको एक अगर एक लाइब्रेरी बनाता है अलग से प्रिजर्व करके, वो मतलब इस्लामिक वाला ही, तो वो भी एक तरह से यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी ही हुआ, लेकिन वो ओरिएंटल लाइब्रेरी भी कहा जा सकता है, क्योंकि वो उसी फील्ड में काम कर रहे हैं। वैसे ही जैसे मान लो BHU हो गया, तो BHU सुनने में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि हिंदू यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे सारे धर्म के लोग पढ़ते हैं, सब लोग पढ़ते हैं, और यहाँ पे सब चीज़ पे रिसर्च होता है। तो अगर ऐसा होता है कि यहाँ पे हिंदू से रिलेटेड जितना भी जैसे आपके जो पुराने उपनिषद हो गए, वेद हो गए, इस सब टाइप के और कितने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सारे अगर एक जगह एकत्रित किए रहते तो वो भी आपका एक ओरिएंटल लाइब्रेरी बनेगा, समझ गया। अब देखो नेशनल एंड स्टेट लाइब्रेरी, द गवर्नमेंट फंडेड लाइब्रेरी विद सिग्निफिकेंट ओरिएंटल कलेक्शन। जैसा मैंने बताया था, जैसे पटना का जो है खुदा बख्श लाइब्रेरी है। अब देखो फंक्शंस ऑफ ओरिएंटल लाइब्रेरी, तो क्या क्या है, कलेक्शन, वो जैसे कलेक्ट करेगा वैसे मटेरियल्स जो ओरिएंटल लाइब्रेरी से रिलेटेड है। प्रिजर्वेशन, उसको जैसे प्रिजर्व करने के लिए लॉन्ग टर्म तक टेक्नोलॉजी यूज करेगा, और मतलब कैसे भी वो कोशिश करेगा कि लॉन्ग टर्म तक प्रिजर्व रहे। कैटलॉगिंग, तो वैसे जो आपके जो मतलब कलेक्शंस हुए हैं उसका कैटलॉग्स बना के कि ऐसे रखा हो जाएगा कि उसके सर्च करने में ईजी हो आगे चल के किसी को अगर खोजना हो तो। रिसर्च सपोर्ट आपका देता है ओरिएंटल लाइब्रेरी, देखो असिस्टिंग स्कॉलर्स इन देयर रिसर्च ऑन ओरिएंटल स्टडीज, समझ गया। अब तो वो कल्चरल प्रिजर्वेशन, तो मेंटेनिंग एंड प्रोमोटिंग द कल्चरल हेरिटेज ऑफ एशिया। तो हाँ, तो ये मैं एक और चीज़ बता रहा हूँ, याद कर लेना कि ये एशिया और जो इंडियन सब कंटिनेंट है ना, उसी के कल्चर से रिलेटेड जो लाइब्रेरी होगा उसको ओरिएंटल लाइब्रेरी कहते हैं, समझ गया। तो मेंटेनिंग एंड प्रोमोटिंग द कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, तो ये सब आपसे अगर पूछा भी जाता है फ्यूचर में, तो ये सब आप इंटरव्यू वगैरह में भी बता सकते हैं। तो इसलिए भी ज़रूरत हो जाता है आपको डीपली पढ़ने का और लेक्चर के हिसाब से पढ़ने का, नहीं तो क्वेश्चन आंसर आप अगर करोगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वगैरह, उसे कितना क्वेश्चन आप याद कर लोगे कितना क्वेश्चन याद कर लो, सही बात है। अब देखो कंपोनेंट्स ऑफ ओरिएंटल लाइब्रेरी, तो मैंने जैसे पहले भी बताया था, एक्विजिशन जो आप आइडेंटिफाई करके वैसे जो ओरिएंटल मटेरियल्स है उसको आप एक्वायर करोगे, एक्विजिशन रजिस्टर में रखोगे, क्लासीफाई करोगे उसका, कैटलॉगिंग एंड क्लासिफिकेशन, ऑर्गेनाइजिंग मटेरियल्स फॉर ईजी रिट्रीवल। तो वो अगर आपसे सिंपल पूछता है कोई कि कैटलॉगिंग एंड क्लासिफिकेशन का क्या यूज है, तो आप क्या बताओगे तो उसमें आप ये कह सकते हो कि आप बेसिकली ऑर्गेनाइज कर रहे हो कि आपको इजीली रिट्रीव हो जाए। अब कैटलॉग क्या होता है कि उसका मतलब ऑथर का नाम होगा, जैसे नंबर ऑफ पेजेज हो गया, साइज क्या है, टाइटल क्या है, ये सारा डिटेल्स लिखा जाएगा। पहले लिखा जाता था कैटलॉग कार्ड्स के फॉर्म में। अब क्या होता है, जैसे मार्क 21, जैसे एक तरह से मार्क 21 का नाम सुने होंगे, ये सब अब डिजिटली जो है मतलब कैटलॉग का भी एंट्री होता है। वैसे ही मतलब क्लासीफाई आप करते हो तो कि ये जो है एक तरह से मटेरियल किस चीज़ से रिलेटेड है वगैरह, किस देश का है वगैरह वगैरह, सारा क्लासीफाई करके तभी तो सर्च करना इजी होगा।
अब देखो प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन, प्रोटेक्टिंग मटेरियल्स फ्रॉम डैमेज एंड डिटीरियोरेशन, समझ गए। अब डिजिटाइजेशन, कन्वर्टिंग फिजिकल मटेरियल्स इनटू डिजिटल फॉर्मेट्स फॉर वाइडर एक्सेस। तो फिजिकल मटेरियल्स आप ज़्यादा लोग को नहीं दिखा सकते हैं अगर है तो, क्योंकि अगर पुराना बुक्स है और हर कोई उसको टच करने लगे तो सोच रहे हो वो बुक्स की लाइफ ही नहीं रह जाएगी। तो उसको जो है डिजिटली स्कैन करके डिजिटल जो फॉर्म में जब बना के और उसके बाद आप स्प्रेड कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो, ट्रांसफ़र कर सकते हो, है ना। अब रिसर्च एंड रेफरेंस सर्विसेज, सपोर्टिंग स्कॉलरली रिसर्च विथ स्पेशलाइज रिसोर्सेज। तो इसमें मान लो ओरिएंटल लाइब्रेरी में कोई पर्सियन लिटरेचर पे रिसर्च कर रहा है, कोई अगर पीएचडी कर रहा है तो उसको जो है अगर कोई डिटेल चाहिए होगा तो जैसे पर्सियन लिटरेचर का मान लो कि कोई बुक है उसके बारे में सर्च करना है, तो जैसे नादिर शाह हो गया, नादिर शाह के बारे में आपने बहुत सुना होगा कि वो जैसे पीकॉक थ्रोन था, इंडिया से लूट के ले गया, बहुत लूटा वो, बहुत इंडिया मतलब दिल्ली में भी जैसे एक तरह से मार काट किया था। एक कोई स्टोरी उसी से रिलेटेड है आई थिंक, कि कुछ बात हो गई थी कहीं गली में, तो वो ऐसे कह दिया था कि जब तक मैं ये तलवार नीचे नहीं रखूं तब तक तुम दिल्ली में खून खराबा करते रहो, मारते रहो। खूब लोगों को कत्लेआम किया गया था। मतलब कहते हैं कि नाले जो हैं लाल हो गए थे, इतना ज़्यादा खून बहा था कि, तो वही सब है। तो ये सब जैसा भी इंसान हो, फालतू अच्छा हो, हिस्ट्री इज हिस्ट्री। तो ऐसे, और हिस्ट्री से आप समझ भी सकते हो। जैसे मैंने नालंदा यूनिवर्सिटी का एग्जाम्पल दिया था कि यहाँ पे 800 साल तक यूनिवर्सिटी चलते रहा, बहुत रिसर्च हुए, बहुत सारे जैसे एक तरह से मैन्यूस्क्रिप्ट्स थे, डॉक्यूमेंट्स थे, कितने सारे मतलब जैसे सेक्टर में रिसर्च करता था। लेकिन एक जैसे एक तरह से पागल ही कह सकते हो, जब बख्तियार खिलजी आया इंडिया में और उसके बाद उसका मानना था कि इस्लाम के साथ जो है एक तरह से ये सब नॉलेज कंपेटेबल नहीं है, सबको जैसे जला डाला, तोड़ डाला। तो ये सबसे आपको सीख भी तो मिलती है कि ऐसे जो आते हैं इनसे सावधान रहें, और ऐसे तो आते रहेंगे। आप अगर जैसे प्रोस्पेरस हो तो लोग आपसे जलेंगे और लोग आपको ख़त्म करना चाहेंगे कि आप आगे ना बढ़ सके। लेकिन ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप जो है अपने तरफ से जितना हो सके उतना बेस्ट दे सकें, समझ गए। अब देखो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स एंड डेट्स देखो, तो जैसे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ मुंबई जो है ये 1804 में इस्टेब्लिश हुआ था, वन ऑफ द ओल्डेस्ट ओरिएंटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, याद कर लेना। एशियाटिक सोसाइटी मुंबई जो है वो 1804 में इस्टेब्लिश हुआ था। फिर देखो जैसे मैंने बता रहा था, खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी इन पटना वाज इस्टेब्लिश इन 1891 एंड हाउसेज अ सिग्निफिकेंट कलेक्शन ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट्स एंड रेयर बुक्स, समझ गए। तो ये आपको कहीं पे आता है तो ये याद कर लो, ये इस्लामिक लिटरेचर से रिलेटेड ये लाइब्रेरी है। अब देखो तो समरी समझ गए, आर्काइव्स का भी डेफिनेशन आपको पता होगा। तो मैं एक और चीज़ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपसे कि आप लोगों ने जिसने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है वो सब्सक्राइब कर लें, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी हमारे वीडियोज़ को शेयर करें। आपका कोई लाइब्रेरी का ग्रुप है उसमें शेयर करें, जिससे हमें भी ऑडियंस मिल सके। तो आर्काइव्स मैंने बता दिया। देखो ये मतलब तीनों में डेफिनेशन आप अच्छे से याद कर लेना, समझ लो पहले। फोकस ऑन द प्रिजर्वेशन ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स, तो उसको आर्काइव्स कहते हैं। म्यूजियम कलेक्ट, प्रिजर्व एंड डिस्प्ले ऑब्जेक्ट्स, ध्यान देना इस पर, ऑफ कल्चरल, हिस्टोरिकल और साइंटिफिक इंपॉर्टेंस। ओरिएंटल क्या हुआ, स्पेशलाइजेज इन द कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ मटेरियल्स रिलेटेड टू एशियन कल्चर एंड हिस्ट्री। तो एशियन कल्चर और हिस्ट्री से रिलेटेड है, उसी को ओरिएंटल लाइब्रेरी कहेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई यूरोपियन जैसे मतलब कल्चर और हिस्ट्री से रिलेटेड कोई आप लाइब्रेरी बना रहे हो और उसको ओरिएंटल लाइब्रेरी का नाम दे रहे हो। तो यहाँ तक आ गया होगा समझ में। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।